बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर कराची से, जहां एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लग गई है। आग ने 3 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, नज़ीर शाह से जान लेते हैं। जी नज़ीर, बताइए। देखिए, लांडी का इलाका है जहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें आग लग गई है। रेस्क्यू 1112 और केएमसी की जो फायर फाइटर्स है टीम है वहाँ पर पहुँच गई हैं और मजीद जो गाड़ियाँ उनको भी तलब किया गया है। आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया हुआ है और हमारी रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान से बात हुई है। उसका कहना है कि यहाँ पर जो लंडे का काम होता था, यहाँ पर फैक्ट्री में तमाम फ्लोर्स पर कपड़ा, काटन और दीगर ऐसा मटेरियल है जिसने आग को बिल्कुल पकड़ा हुआ है और आग की शिद्दत ज्यादा है जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और जो कोशिश यही की जा रही है कि आग को यहीं तक महदूद रखा जाए ताकि एतराफ में जो बराबर में फैक्ट्री हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि माजी में भी जब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में किसी फैक्ट्री में या कंपनी में आग लगती है तो वो काफी ज्यादा नुकसान होता है। और इस वक्त भी बज़ाहिर आग की शिद्दत बहुत ज्यादा नजर आ रही है जिस पर काबू पाने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। जी, आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ये आग लगी है जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग ने 3 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने के लिए रवाना कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक इमारत है जिसमें आग लगी है। नज़ीर, बताइएगा कि इब्तदाई तौर पर क्या बताया जा रहा है, आग लगने की वजह मालूम हो सकी है और क्या ये इमारत खाली है, वर्कर्स इसमें अंदर मौजूद हैं? नहीं, देखिए, इस इमारत में जो काम था वो चल रहा था। जैसे ही आग लगी है तो बताया यही जा रहा है कि फौरी तौर पर जो अंदर मुलाजमीन थे उनको वहाँ से बाहर निकाला गया है और अंदर जो है बाकायदा जो पुराना जो लंडे का माल होता है जो एक्सपोर्ट होकर आता है तो वो वहाँ पर मौजूद था और तमाम जो एक फ्लोर था मुकम्मल तौर पर उस पर ये माल मौजूद था। और इब्तदाई तौर पर ये आग पहली मंजिल पर लगी तो जो फैलते फैलते ऊपर तक चली गई है जिसके धुएं दूर से देखे जा सकते हैं। और जो फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग लगने की वजूहत फिल फौर तो मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि जब आग पर काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग का अमल भी कर लिया जाएगा तो इंस्पेक्शन किया जाएगा, देखा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट था या किसी इंसानी गलती की वजह से ये आग लगी है। और इस वक्त यही कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग को महदूद किया जाए, क्योंकि अगर ये आग फैली तो फिर मजीद भी नुकसान हो सकता है। और जो रेस्क्यू 1112 की जो टीम है उनकी जानिब से इस चीज को भी इंश्योर किया जा रहा है कि कोई शख्स अमूमन इस तरह के जो प्रोसेसिंग जोन है या सनती जोन है वहाँ फायर ब्रिगेड का अमला खुद भी स्टैंड बाय होता है, उनका अपना भी एक तरीक़ाकार होता है, फिर फैक्ट्रीज या जो गोदाम होते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा, जो अपना इंडिविजुअल सिस्टम है वो एक्टिव नहीं हुआ? देखें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में माजी में भी जब आग लगी है तो कुछ गफलत और कुछ मामला ऐसे पेश आए थे जिस पर साबिका चेयरमैन एब्जा की जानिब से खत भी लिखा गया था कि यहाँ पर जो अचानक से जो इस तरह के हादसात हो जाते हैं तो उसका जो सिक्योरिटी का या इमरजेंसी सर्विसेज का जो सिस्टम है वो नाकस है। इसके लिए बाकायदा तकरीबन 2 माह पहले खत भी लिखा गया था और जो करीब तरीन जो फायर फाइटर्स के जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ होती हैं उनको भेजा जाता है जिसमें स्टील टाउन और दीगर भी शामिल हैं। तो रिस्पांस टाइम तो अभी फिल फॉर नहीं बताया गया से मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता आग ने 3 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है जिस पर काबू पाने के लिए कोशिश हो रही है। नज़ीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर और आदिल राजा मतलूब है, उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात की जिसमें शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के कागजात दिए गए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपागेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। कहा, आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम वजारत करेंगे। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा के जरिए से भी हवालगी का अमल शुरू कर दिया है। मुलाकात के दौरान पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान हुकूमत ने बैरून मुल्क बैठे कालादम तंजीमों के दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है। बैरून मुल्क दहशतगर्द कमांडर्स और मकामी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। आला सतह इजलास के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान का खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। रियासत के दुश्मनों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। आखिरी सहूलतकार तक पीछा किया जाएगा।
वफाकी वजारत दाखिला और वजारत खारजा की मदद से इंटरपोल रेड नोटिस की कार्रवाई तेज़ की जाए। नाकामी सहूलतकारों से लेकर करदम क़यादत तक सूबाई एक्शन प्लान के तहत भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर ने मुलाकात की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी शरीक थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की गई। मुलाकात में तिजारत, तवानाई, मवासिलात और दीगर शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 20 साल बाद किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान निहायत खुशाइंद है। दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने में सदर का ये दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। सदर सादिर बरदाफिस ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने और बाहमी इश्तिराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान ने मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़स्तान के सदर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने दस्तावेज़ात का तबादला किया। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिज़स्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी, शोबा सयाहत, तवानाई, ज़राअत, सकाफ़त, मईशत और पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल में लाने से मुताल्लिक़ MOUs का तबादला हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के क़याम के लिए दोनों मुल्कों की कस्टम सर्विसेज के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, कानून व इंसाफ और शोबा सर्जिकल आलात में ताउन, वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और किर्गिज़ सकाफ़त, इत्तलाआत और खेलो उमूर नौजवान की वजारत की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले का मुआहिदा भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर ने मुश्तरका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किर्गिज़ सदर ने कहा, दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाना है। A gap of 2 decades will most definitely give a fresh impetus to our already strong bilateral relation. A present mutual trade comprising of about $15–16 million will be enhanced to $200 million in the next 2 years. A business forum has also been organized to chart new pathways for proactive collaboration in vital sectors of economic cooperation. Pakistan, as a gateway to the Indian Ocean, stands ready, Your Excellency, to provide Kyrgyz Republic access to regional and global markets through our ports of Karachi, Bin Qasim and Gwadar. पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीह की। $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। सऊदी अरब का $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट देने का मुआहिदा किया था। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में NFC का इफ्तिताही इजलास हुआ, जिसमें 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया। साबिक़ फाटा के मामले पर भी अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला हुआ। NFC का आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। इजलास में 11वें NFC में आबादी का शेयर कम और टैक्स आमदन का शेयर ज़्यादा करने की तजवीज़ दी गई। जंगलात का शेयर शामिल करके मुहासिल का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। वफाक ने 7वें NFC अवार्ड के तहत सूबों को मुहासिल और कारकर्दगी पर रिपोर्ट तैयार की। नए NFC के लिए पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने भी वर्किंग तैयार की। खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ में कहा गया, ज़मशुदा अजला का हिस्सा और वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बढ़ाया जाए। सिंध का मौक़िफ़ है, वफाक की तजावीज़ पर नए NFC के लिए अपनी सिफारिशात देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने इजलास में वज़राए आला और सूबाई वज़राए ख़ज़ाना की शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा,
NFC ایوارڈ کے معاملات کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہماری منزل ہے۔ NFC سے متعلق قیاس آرائیوں اور خدشات کا بہترین حل شفاف مکالمہ ہے۔ صوبوں کا نیشنل فسکل پیکٹ پر دستخط قابل قدر ہے۔ صوبوں کا لازمی سرپلس کا حصول قابل تحسین سمجھتے ہیں۔ IMF پروگرام پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر تعاون بھی قابل تحسین ہے۔ KP حکومت نے NFC میں سابق فاٹا کی شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ NFC کے 11ویں اجلاس میں KP حکومت نے اپنے مطالبات سامنے رکھے۔ صوبے نے اپنے موقف میں کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ 1% سے بڑھا کر 3%، صوبے کا مجموعی شیئر 14.62% سے بڑھا کر 19.62% کیا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 161 سے متعلق مسائل کے حل کا مطالبہ بھی کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ایکسائز ڈیوٹی کے فارمولے میں ترمیم اور گیس پر لگنے والی ایکسائز ڈیوٹی میں نظر ثانی کی سفارش کی گئی۔ اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ NFC میں فاٹا کا شیئر نہیں ملا، جس پر اجلاس میں بات کی۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دیں۔ NFC میں 3 صوبوں کو شیئر مل رہا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کو حق نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا تھا، جو ہمارا حق ہے، نہ ہی وہ دیا گیا۔ اضافی کی تو ہم بات نہیں کرتے۔ باقی تمام یا تینوں صوبے ان کو اپنا حق دیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ امتیازی سلوک ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا۔ پالیسی کا ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ پہلے جو ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے، ابھی گڈ افغانی اور بیڈ افغانی ہوئے۔ جو صحیح افغانی ہیں، جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں، یہاں پر جو ہیں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، ان کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے۔ جن پر FIRs ہیں، جو غلط کاموں میں ملوث ہیں، جو جرائم پیشہ ہے، ان کو جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس اچھے ماحول میں ہوا۔ صوبوں اور وفاق نے اپنی مالیاتی پالیسی سے آگاہ کیا۔ نیشنل فائنانس کمیشن کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے اور خوشائن بات ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ پہلی میٹنگ اگست میں تھی، لیکن فلڈس کی وجہ سے اس کو پوسٹپون کیا گیا۔ آج میٹنگ بڑے اچھے ماحول میں، اور آج کی میٹنگ میں مینلی صوبوں نے اور فیڈرل اپنی فسکل پوزیشن بتائی ہے۔ امریکہ میں حملوں کی منصوبہ بندی کرنے پر مزید 2 افغان شہری پکڑے گئے۔ جان شاہ صفی کو ورجینیا جبکہ لقمان خان کو ڈیلاویئر سے گرفتار کیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے لقمان خان کو یونیورسٹی پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ لقمان خان کے ٹرک سے پستول، میگزین اور حملے کی منصوبہ بندی کی دستاویز برآمد ہوئی۔ جان شاہ صفی کے بارے میں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے وہ داعش خراسان کا حامی اور اس نے اپنے والد کو ہتھیار بھی فراہم کیے، جو افغانستان میں ایک مسلح گروپ کے کمانڈر ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کا کہنا ہے جان شاہ صفی ایک غیر قانونی تارکین وطن دہشت گرد ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے پروگرام کے تحت 2021 میں امریکہ پہنچا۔ کرسٹی نوم کا کہنا ہے بائیڈن انتظامیہ نے امریکی تاریخ میں قومی سلامتی کے بدترین بحرانوں میں سے ایک پیدا کیا۔ امریکہ میں گرفتار لقمان خان پاکستانی نہیں افغان شہری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا اور افغان شہری ہے۔ اس نے زندگی کا کافی عرصہ امریکہ میں ہی گزارا ہے۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر میں اسلحہ رکھنے اور حملے کا منصوبہ بنانے کے الزام میں لقمان کو گرفتار کیا گیا۔ لقمان کو 24 نومبر کو کینبی پارک ویسٹ سے گرفتار کیا گیا۔ گاڑی اور گھر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اڈیالہ جیل میں آج بانی PTI سے ملاقات کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سیکیورٹی سٹاف اڈیالہ جیل پہنچ گیا ہے۔ بابر ملک سے مزید جان لیتے ہیں۔ بابر بتائیے۔ جی آج اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کا دن ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پہلے سٹاف پہنچا، پھر سہیل آفریدی سیکیورٹی کے اثار میں ان کی کنوائے یہاں پہ پہنچا ہے داغل ناکے پر، لیکن انہیں جیل کی جانب جانے سے پولیس کی جانب سے روک دیا گیا اور ابھی یہاں پہ جو زیر تعمیر ایک عمارت ہے اس کے ایک آفس میں پراپرٹی کا آفس ہے، وہاں پہ موجود ہیں سہیل آفریدی اور انتظار کر رہے ہیں ان کے سیکیورٹی سٹاف اور CSO کی جانب سے جیل حکام سے
राब्ता किया गया है मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात का वक्त खत्म होने में 15 मिनट बकाया है, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक 4 बजे तक मुकर्ररा वक्त है, उसके बाद इनको इजाजत नहीं मिल सकी। तमाम सुहेल अफरीदी ने कहा है कि वो आज मुलाकात करके ही यहाँ से रवाना हो गए। फिलहाल वो इंतजार। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है 25 साल बाद सूबे में बसंत की खुशियां वापस आई हैं, मगर अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। पंजाब में बसंत के हवाले से अपने बयान में आसमा बुखारी ने कहा, खूनी डोर का धंधा पंजाब में हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मजीद कहा, पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि हर शहरी की जान की हिफाजत करना है। एहतियात करें, कवानीन की पाबंदी करें और जिंदगी महफूज बनाएं। कराची में हैवी ट्रैफिक फिर बेकाबू, 4 घंटों में 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर को फरार होते हुए वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। साइट एरिया में पुल पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। जाम बहक नौजवान की शनाख्त न हो सकी। कराची की 20 अहम शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में रिक्शों की पाबंदी का दायरा बढ़ाकर 26 मरकजी शाहराहों तक कर दिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक की सिफारिश पर शहर में रिक्शों की आमदोरफ्त महदूद करने का फैसला किया गया। शाहराह फैसल से आईए चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों की मुकम्मल ममानियत फौरी तौर पर नाफिज की गई है। शहर की 20 सड़कों पर रिक्शा पाबंदी 17 दिसंबर तक मुअस्सर करार दी जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में एसएचओज को सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की गई है। इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। गजा के इलाके खान यूनुस पर शदीद बमबारी की, घर को आग लगा दी। 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस ने अल-मवासी और जैतून पर हमले किए। इसराइल गजा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने पर बज़िद है। इसराइल का कहना है रफा क्रॉसिंग सिर्फ उनके लिए खोलेंगे जो गजा छोड़ कर जाना चाहते हैं। मिस्र ने इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचेंगे। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह रूसी सदर के दौरे से पहले ही मायूसी का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने एतराफ़ किया है कि पुतिन के दौरा भारत में शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो। नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताख़ीर पर बात होगी। भारत को रूस से मिलने वाली मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताख़ीर पर तशवीश है। सख़ुई जहाज़ों की डिलीवरी अपग्रेडेशन के लिए टाइम लाइन भी तशवीश का बायस है। भारतीय वज़ीर आज़म और रूसी सदर के दरमियान S-400 की खरीदारी पर भी बात होगी। साइंस फिक्शन हकीकत बनने लगी। तिब के मैदान में टेक्नोलॉजी ने हैरान कौन पेशरफ्त की है। दुनिया का पहला रोबोटिक और AI बेस्ड हेड ट्रांसप्लांट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। ब्रेन ब्रिज नामी नया तस्वुर दुनिया का पहला मुकम्मल हेड और फेस ट्रांसप्लांट सिस्टम है। ये मुनफरद निज़ाम मुस्तक़बिल में उन मरीजों के लिए आखिरी उम्मीद साबित हो सकता है जो इंतहाई संगीन हालात से दो चार हों, जिनमें आखिरी स्टेज का कैंसर, मुकम्मल फालिज, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां शामिल हैं। ऐसे मरीज जो मौजूदा तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो मुमकिन तौर पर इस टेक्नोलॉजी से दोबारा मामूल की ज़िंदगी पा सकेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए RY।